नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पर देखते हैं रिवेटेड ज्वाइंट। ठीक है, रिवेटेड ज्वाइंट को समझते हैं और इसको तो हम लोग समझ ही लिए थे, लेकिन इसमें हम लोग डिजाइन देखेंगे, कैसे डिजाइन करते हैं। देखिए क्या है ना कि अभी तक आप लोग जो पढ़े हैं पीछे क्लासेस में, ठीक है, उस क्लासेस में क्या है कि आप लोग जो पढ़े थे ना वो वैल्यू निकाल रहे थे कि ज्वाइंट की स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, क्या निकाल रहे थे कि ज्वाइंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, वो हम फाइंड आउट कर रहे थे इससे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यह देखेंगे कि हम लोग तो जो डिजाइन करना है, ठीक है, कि कोई पर अगर कोई प्लेट दिया हो, उसकी थिकनेस दे रखी हो और उसको कैसे हम डिजाइन करें कि वह ज्वाइंट हो सके। ठीक है, जैसे ये प्लेट दे रखा है और इस प्लेट को इस प्लेट से जोड़ना है और इस प्लेट को मैंने कह दिया आपसे कि हाँ ये 10 mm मोटी है, तो बताओ इसको जोड़ना है तो इसमें कितना रिवेट लगेगा, क्या लगेगा, वो सारा बताओ डिटेल्स। तो यह हम लोग इसको डिजाइन करते हैं ताकि इसको जोड़ा जा सके अच्छे से। ठीक है, अब इस जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिजाइन का हमारा एक पूरा कोड के देखें तो कोड के अनुसार यह डिजाइनिंग पूरा प्रोसेस बताया गया है। उसको हम लोग यहाँ प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद हम कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, उसके बाद आज यही प्रोसेस देखना है और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आज की वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम न्यूमेरिकल्स डिजाइन का जो है कराएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस डिजाइन में आईएस कोड 800 2007 के अनुसार सभी परिमाप निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो आईएस कोड का हम लोग इसमें उपयोग करके और इसके अनुसार जो इसका परिमाप है देखें तो उसको हम लोग इसमें निर्धारित करेंगे। परिमाप मतलब अलग अलग परिमाप हो सकते हैं, जैसे कि पिच अलग और जो है देखें तो डायाफॉल, तो ये सब क्या है जो हमारे परिमाप है, इन सबको इससे निर्धारित किया जाता है, इसलिए ताकि इकोनॉमिकली हो और ज्वाइंट स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो। ठीक है, अगर हम बिना डिजाइन का अगर करें ऐसे ऐसे मान लीजिए कहीं पर ड्रिल करके होल करके उसको ज्वाइंट कर दे बिना डिजाइन के, तो क्या होगा कि ज्यादा इकोनॉमिकली नहीं होगा और हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी न मिले हमें। इसकी वजह से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी डिजाइनिंग करते हैं और चेक भी कर लेते हैं, तो हम लोग को कोई शक नहीं रहेगा। ठीक है, कि हाँ ये जो है ज्वाइंट फेल हो सके। आगे बात करते हैं इस, तो यहां पर हमारा जो है रिवेट ज्वाइंट का डिजाइन स्टेप। ठीक है, तो रिवेट ज्वाइंट के लिए हमारा क्या डिजाइन स्टेप है इसको समझना है। तो देखिए जब भी हम लोग रिवेट ज्वाइंट जो होता है ना, ठीक है, इसके जो डिजाइन स्टेप है इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर यदि आपको ज्वाइंट स्टेप ध्यान में है, सॉरी डिजाइन स्टेप ध्यान में है, तो आप इसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका सामना कर सकते हैं आप, इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो हमारा पॉइंट है स्टेप का, तो वह है प्लेट की मोटाई मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट के अनुसार रिवेट व्यास का निश्चित करना। तो जो हमारी थिकनेस ऑफ प्लेट दी होगी उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, रिवेट का जो डाया है उसको निश्चित करेंगे। ठीक है, अब कैसे निश्चित करेंगे वो भी बताएंगे आगे कि कैसे निश्चित करना है, फार्मूले से निश्चित करना है कि ऐसे कोड के तहत ले लेना है, वो भी आगे बात करेंगे। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए रिवेट पिच और ज्वाइंट में रिवेट की संख्या निर्धारित करना। ठीक है, क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर हमको गेन करना है तो रिवेट पिच और ज्वाइंट में रिवेट की संख्या भी निर्धारित करनी होगी, तभी तो जो है अच्छा स्ट्रेंथ मिल सकेगा। कि जो उसका पिच है ना, वह पिच क्या होता है आपको पता ही है, मैंने बताया था कि ये पर मान लो ऐसे ज्वाइंट किया जा रहा है तो इस पर ये जो बीच का देखें ये डिस्टेंस, इसी को हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो यही हम लोग को देखें तो पिच को, रिवेट पिच को और ज्वाइंट में रिवेट की संख्या मतलब कितना रिवेट लगेगा, इसको निर्धारित हम लोग जो करेंगे वह मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए हो, तो इसमें हम लोग निर्धारित करेंगे दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या बात करेंगे, तो इस स्पेसिफिकेशन मतलब विशिष्टियों के अनुसार ज्वाइंट के परिमापों को निर्धारित करना। तो जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है ना, एक विशिष्टियां दे रखता है कोड में, उसमें कंडीशंस लिखी होती कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इसके बीच रहना चाहिए, वो स्पेसिफिकेशन को भी इसमें फॉलो करना पड़ेगा और उसके आधार पर जो परिमाप है वो निर्धारित करना पड़ेगा। चौथे पॉइंट पर अगर बात करते हैं, यह डिजाइन को ज्वाइंट स्ट्रेंथ की जांच करना। ठीक है, तो जो हम डिजाइन किया गया है उसके हम लोग ज्वाइंट स्ट्रेंथ की क्या करेंगे, जांच भी करेंगे कि क्या आप जो डिजाइन करके जो स्ट्रेंथ निकाले हैं और जो हमारा स्ट्रेंथ एक्चुअली में आना चाहिए, क्या वह स्ट्रेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो पता चला स्ट्रक्चर
फेल हो जाएगा। ठीक है, यह भी ध्यान हम लोग इसमें देंगे। तो चलिए फिर स्टेप ध्यान से देखते हैं। अभी तो ये हमने बताया कि क्या क्या ध्यान देंगे और क्या 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 हम लोग डिजाइन स्टेप इसमें निकालेंगे। तो पहला स्टेप क्या बताए थे, प्लेट की मोटाई एवं रिवेट व्यास। अब इसको कैसे निकालेंगे देखिए, तो हमारा जो प्लेट की मोटाई है, थिकनेस ऑफ प्लेट है, और रिवेट व्यास, तो इसके अनुसार हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए। तो हमारा एक फार्मूला है, जो कि फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला क्या करना पड़ेगा, ध्यान में यहाँ रखना पड़ेगा। तो रिवेट का व्यास, ठीक है, रिवेट का व्यास जो हमारा डाया है, यह फार्मूला है आपका 6.05 रूट में टी। रूट में टी मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट की मोटाई 6.05 रूट में टी mm में होगा, हमेशा टी mm में लेंगे थिकनेस ऑफ प्लेट। तो ये अनविन्स फार्मूला हम लोग लगाएंगे रिवेट का डाया निकालने के लिए। और यह जो डाया निकलेगा ना, यह नॉर्मल डाया होगा। क्या होगा, नॉर्मल डाया होगा यह। ठीक है, नॉर्मल डाया होगा, यह जो डाया होगा यह नॉर्मल डाया होगा। आगे बात करते हैं, यह रिवेट का सामान्य व्यास होता है, मतलब नॉर्मल डाया होता है। और रिवेट का ग्रास डायामीटर, ये सभी को पता है कि जब हमारा सामान्य डाया दे रखता है तो हम लोग कैलकुलेशन में ग्रास डाया लेते हैं। क्यों ग्रास डाया लेते हैं, ये भी बताए हैं हम कि ग्रास डाया इसलिए लेते हैं कि जब हमारा ठंडी अवस्था में रिवेट रहता है, उसका जो शैंक है ना, वह पतला होता है। ठीक है, लेकिन अब हम जब उसमें हमारा जो होल है, अगर उसी साइज का हम लोग रिवेट डालते हैं, मान लीजिए कि मान लीजिए 10 mm डाया का हमने रिवेट खरीद कर लेके आया है। ठीक है, अब इसको होल में अगर 10 mm में डालोगे तो भैया क्या ये भी 10 mm है, तो कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना। थोड़ा सा इस होल को बड़ा होना चाहिए। इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्रास डाया लेते हैं। या स्टैंडर्ड दे रखा है, यदि हमारा देखिए इफ डाया 25 mm से अधिक, अगर यदि डाया ये 25 mm से अधिक होगा, तब हम इसमें डाया में क्या करेंगे, 2 mm ऐड कर देंगे। माना कि अगर देखें तो रिवेट का अगर डाया हमारा यहाँ पर 26 होता, ठीक है, तब इसमें 2 mm ऐड कर देंगे, तो 26 2 28 mm यहाँ पर होल करेंगे। ठीक है, और यदि डाया हमारा इज लेस देन 25 mm, 25 mm से कम है, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 mm। कितना ऐड करेंगे, 1.5 mm। मतलब अगर देखें 24 है तो 1.5 mm ऐड करके 25.5 ग्रास डाया प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी ध्यान में रखकर उसमें कैलकुलेशन करेंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कवर प्लेट की मोटाई। ठीक है, अब भाई जाहिर सी बात है, अगर लैप ज्वाइंट होगा तो कवर प्लेट नहीं लगेगा, लेकिन बट ज्वाइंट होगा तो कवर प्लेट उसमें लगेगा। तो अगर कवर प्लेट लग रहा है तो उसकी हम लोग थिकनेस कैसे पता चलेगी, भाई कितना मोटा उसमें कवर प्लेट लगा दें। तो वह जो थिकनेस लेंगे वह लेंगे कि कवर प्लेट की मोटाई यदि T1 हो और मुख्य प्लेट की T हो, तो इसके 5/8 गुना रखी जाती है। कितनी रखी जाएगी, 5/8 गुना रखी जाएगी। ये भी स्टैंडर्ड है, IS कोड के अनुसार इसको बताया जा रहा है। IS कोड जो है 800/2007, वो आपको टेलीग्राम पर भी कोड मिल जाएगा, फ्री अवेलेबल है, और हमारे जो है एप्लीकेशंस पे भी अवेलेबल है, वहां से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब ये देखिए T1 = 5/8 है। ध्यान में रखिए ये 5/8 जो है इस तरह से है। ठीक है, टी के साथ 8 का नहीं मल्टीप्लीकेशन है, ये टोटल में 5/8 में टी है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि 5/8 गुना है। क्लियर, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर, तीसरे स्टेप में ध्यान से देखेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, तो यहां पर है अधिकतम सामर्थ्य के लिए पिच एवं जोड़ों में रिवेटों की संख्या। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर हमको पानी है, ठीक है, तो उसके लिए पिच और जोड़ रिवेट की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए पिच की लंबाई के लिए निम्न में न्यूनतम सामर्थ्य पर विचार किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर जो हमारा ये स्ट्रेंथ होता है, हम लोग स्ट्रेंथ कब जब निकालते तो ये तीनों पर जो सबसे कम होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जो न्यूनतम होगा इन तीनों वैल्यूओं में उसको मानेंगे पीईटी पीएस बीवी में जो न्यूनतम वही वास्तविक सामर्थ्य होती है। इन तीनों में जो कम होगा वही वास्तविक सामर्थ्य होगा। लेकिन यहाँ पर पिच की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पिच की बात हो रही है। और पिच किस में रहेगा, पिच हमारे प्लेट में रहेगा। ठीक है, किस में रहेगा, प्लेट में रहेगा। तो इसका मतलब सीयरिंग प्लेट में होगी। जाहिर सी बात है, प्लेट में क्या क्या होता है, पहली बात तो सीयरिंग होता है। प्लेट में क्या क्या होता है, शीयरिंग होता है
और बियरिंग भी होता है। बियरिंग मतलब समझ रहे हो कि प्लेट का होल बड़ा हो जाना। तो यहाँ पर क्या है, सियरिंग भी होता है, बियरिंग भी होता है। इसलिए इन दोनों में जो वैल्यू कम होगा वही हमारा पिच के हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर पीएस एवं पीवी में जो न्यूनतम हो उसे पीटी के समान रखने पर अधिकतम सामर्थ्य के लिए पिच ज्ञात होगा। अब इन दोनों में जो कम होगा ना, वही इसके लिए स्ट्रेंथ स्पेशली अगर देखें तो एक तरह से लाई करेगा। तो ये मान लो पीएस पीवी में पीएस वैल्यू आ गई और पीटी हमारा इसलिए इसकी इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ अगर देखें आती है वह पीटी की ही आती है। ठीक है, तो इन दोनों में जो इक्वल इक्वेट करेंगे ना, तब यहां से आपका जो है अधिकतम सामर्थ्य पिच निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पीटी में पिच हम लोग यूज करते हैं पी माइनस टी करके, तो भैया इस पिच से हम लोग इसको वैल्यू पिच की निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में अगर कहता है कि डिजाइन करें, अगर आप वहां पर पिच तक निकाल कर छोड़ दे रहे हो तो मतलब कि डिजाइन उसकी कर दी गई है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप कवर प्लेट भी निकाल सकते हो अगर डबल है। सिंगल है तो देखिए, जब सिंगल लैप ज्वाइंट होगा ना तो वहां पर ये कवर प्लेट ये 5/8 मत निकालने लगना बैठ के। ठीक है, क्योंकि वहां पे इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, रिवटों के लिए अनुगेय प्रतिबल। ये तो सभी को पता है कि टेबल नंबर 3.2 आईएस कोड में भी आप देख सकते हो। ठीक है, वहां पर आपको यह जो है दिया होगा। आईएस कोड 3.2 टेबल नंबर में देखेंगे, इसमें जो है जो टेंसाइल शियर और बियरिंग प्रतिबलों के अनुगेय प्रतिबल का मान है वह 100 लेंगे। मतलब अगर देखें तो एफ टी, इधर एफ एस और इधर एफ बी, ये जो अगर हम लेंगे किसके लिए, पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट के लिए, तो वह हमारा 100 हो जाएगा। और यदि स्थल रिवेट हमारा देखें तो फील्ड रिवेट के लिए, ठीक, तो हैंड रिवेटन जिसको बोलते हैं, तो यह हमारा हमारा मान हो जाएगा 1990 270। क्लियर? तो इसको जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। अभी भी हम कैलकुलेशन अभी करेंगे, देखेंगे आपको। ठीक है, बात करते हैं रिवेट मान। रिवेट का मान मतलब रिवेट वैल्यू। ठीक, तो रिवेट सामर्थ्य या रिवेट वैल्यू की जब बात करते हैं तो किसी रिवेट का ही इसमें वैल्यू पूछ रहा है पर्टिकुलरली। तो यह एक रिवेट द्वारा वहन किया जाने वाला जो लोड सहन कर सकता, वहन कर सकता है, वह अधिकतम भार है। इसमें अधिक भार आने पर रिवेट विफल हो जाएगा। ठीक है, तो रिवेट विफल हो जाता है। आगे देखें तो रिवेट शियर एंड बियरिंग द्वारा विफल हो सकता है। इसलिए रिवेट वैल्यू ज्ञात करने के लिए शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करनी होगी। इनमें जो न्यूनतम होगा वही रिवेट मान होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए क्या होता है ना कि वो पर्टिकुलरली अपना जो भार उस पर पड़ेगा, अगर वह अधिकतम भार सह ले रहा है, फेल नहीं हो रहा है, ठीक है, तब वो समझो कि उसकी स्ट्रेंथ होगी। अगर उससे अधिक भार लगाया जाए तो वह फेल कर सकता है। ठीक है, इसमें जो है हमारा ना कि यह फेल कब करेगा, जब रिवेट शियर एंड बियरिंग द्वारा विफल हो। ठीक है, जब यह फेल कब करे, जब शियर और बियरिंग द्वारा विफल ही होगा, जाहिर सी बात तभी फेल करेगा, क्योंकि रिवेट शियरिंग में ही फेल हो सकता है और दूसरा बियरिंग में हो सकता है। क्योंकि अगर बात करते हैं टेंसाइल में, ठीक है, तो टेंसाइल में वहां पर तो हमारा प्लेट में होता है। समझ में आया? चले आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। इसलिए रिवेट वैल्यू ज्ञात करने के लिए शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ का ज्ञात हम लोग करनी होती है। तो भैया इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ को भी हम लोग ज्ञात करेंगे और इन दोनों में जो न्यूनतम होगा वही हम लोग मान ले लेंगे, यह रिवेट वैल्यू है। ठीक है, आगे स्टेप देखते हैं। आगे स्टेप जो है हमारा, फिर जोड़ में रिवेटों की संख्या हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रिवेट। तो ये नंबर ऑफ रिवेट इक्वल टू एफ अपॉन आर। मतलब कि अगर देखें तो जो हमारा जोड़ पर भार लग रहा है उसकी अपान हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिवेट वैल्यू करेंगे। ठीक, तो रिवेट वैल्यू से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है नंबर ऑफ रिवेट निकल कर आ जाए। क्यों? क्योंकि यह जो मैक्सिमम इस पर अधिकतम लोड लग रहा है और उसकी अपान रिवेट वैल्यू की है, जो एक रिवेट की जो हमारी क्षमता होती है, अगर देखें स्ट्रेंथ होती है, तो यह हमारा टोटल नंबर ऑफ रिवेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये जरूर क्वेश्चन में भी हम देखेंगे। विशिष्टियों के अनुसार, अगर स्पेसिफिकेशन के अनुसार देखें, आईएस कोड 800/2007 के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पर पहला है ग्रास डायमीटर। तो ग्रास डायमीटर की कंडीशन मैंने बता दिया था, 25 से लेस देन 1.5, 25 इज ग्रेटर देन 2 mm, ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। मिनिमम पिच कितना रखेंगे, इफ इट इज ग्रेटर देन 2.5 डी। ठीक है, पिच हमारा जो है
यदि 2.5 डी से ये जो हमारा होगा यह डाया ऑफ रिवेट होगा, डाया ऑफ रिवेट होगा, ठीक है, ना कि बोर होल होगा, ठीक है, या तो होल नहीं होगा, ये डाया ऑफ होल नहीं होगा, यह क्या होगा, डाया ऑफ रिवेट होगा। तो यह 2.5 डी होगा, इज ग्रेटर देन और इज नॉट लेस देन 2.5 डी, ठीक है, मतलब 2.5 डी हमारा जो है 2.5 डी है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए पिच, ठीक है, मतलब उससे अधिक ही रहना चाहिए। आगे बात करते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम पिच हमारा, तो यहाँ पर मैक्सिमम पिच देखिए तो 32T या फिर 300 mm में जो भी कम हो, तो ये वैल्यू निकालेंगे और 300 mm भी देखेंगे, इन दोनों में जो कम होगा वही वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ये कंडीशंस भी चेक करना है आप लोग को। आगे बात करते हैं जोड़ की सामर्थ्य, जोड़ की सामर्थ्य की अगर जांच करेंगे तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो यह चेक फॉर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है, यह कैसे चेक करेंगे, देखिए जो हम डिजाइन करते हैं ना, तो डिजाइन करने के बाद जोड़ की वास्तविक सामर्थ्य जो है ज्ञात की जाती है। जब जोड़ की डिजाइन कर दोगे, ठीक है, डिजाइन करोगे जोड़ के लिए, तो उसके लिए वास्तविक सामर्थ्य भी तो लास्ट में निकालोगे, तो वह जो वास्तविक सामर्थ्य आएगी ना, यह वास्तविक सामर्थ्य जोड़ पर आने वाले भार से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा जोड़ पर, मान लीजिए जोड़ पर भार लग रहा है 50 की जो सॉरी किलो न्यूटन, और आपका आ गया है 60 किलो न्यूटन, तो यह पास हो जाएगा, क्योंकि 50 लग रहा है, आपने 60 का डिजाइन किया है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पर ये था हमारा पूरा स्टेप, डिजाइन स्टेप जो कि जरूरी है। अब इसमें जो डिजाइन करना है, क्या दे रखा है, क्या करना है, वह इसमें समझना है। एक क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग फटाफट और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखे फटाफट और सॉल्व करें, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको कराया जाएगा। प्रश्नावली का क्वेश्चन मतलब देखें तो जो सोल्यूशन पेपर में आया हुआ है वह क्वेश्चन, ठीक है, अभी एग्जाम्पल तौर पे देख रहे हैं। क्वेश्चन है जो हमारा, यह क्वेश्चन है 10 mm, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 mm मोटी मोटी दो प्लेटों, ठीक है, दो प्लेटों को सिंगल सिंगल रिवेट लैब, ठीक है, रिवेट लैब जोड़ द्वारा, ठीक है, जोड़ द्वारा जोड़ने हेतु डिजाइन करें और इसमें अनुगेय प्रतिबल जो दे रखा है वह दे रखा है एफ टी इक्वल टू 150, एफ एस इक्वल टू 90 और एफ बी इक्वल टू दे रखा है 270। तो ये क्वेश्चन में दे रखता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, नहीं दिया रहेगा तो ले लोगे अपने से। एक मिनट यार, क्या लिखा रहा है, एफ बी इक्वल टू 270, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, बस ये दिया है कि जोड़ का डिजाइन करना है, जो दो प्लेटें हैं, सिंगल रिवेट है तो दो प्लेटें लग रही, मतलब अगर देखें तो कुछ हमारा इस तरह से ज्वाइंट हो रहा है, ये इस तरह से देख रहे हैं, एक प्लेट ये है, इसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी गई है, दोनों प्लेटें की जो है हमारा अगर थिकनेस देखें तो वो 10 mm है, ठीक, ये भी प्लेट 10 mm है, और इस पे ज्वाइंट लगाना है हमको यहाँ पर रिवेट का, ठीक है। अब ये जो ज्वाइंट लगाना है या कितने पिच पर लगाना है, कितना इसका होल होगा, नंबर ऑफ रिवेट होगा, ठीक है, ये सारा चीज इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लोड तो नहीं दिया गया है, तो नंबर ऑफ रिवेट तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि दिया ही नहीं है लोड कितना लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये समझना है कि हमको क्या डिजाइन करना है, केवल पिच डिजाइन करना है, क्योंकि यहाँ लोड दिया नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहला स्टेप फॉलो करेंगे यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में देखें अगर, चले तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अनविन फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अनविन फार्मूला, ठीक है, अनविन फार्मूला, एक मिनट रुक जाए तो, अच्छा कलर नहीं दिख रहा है, चलिए, तो अनविन फार्मूला अगर लगाते हैं तो यह हमारा जो है रिवेट का व्यास हो जाएगा, क्या, रिवेट का व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, टी इक्वल टू 6.05 रूट में टी,
टी क्या होगा, mm में होगा, और यह टी क्या होता है, थिकनेस ऑफ प्लेट होता है। तो यह 6.005 और रूट में 10। कैलकुलेशन कर लेंगे फटाक से, कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा जो है, यह आ जाएगा 19.13 mm, ठीक है। अब ये देखो हमने पहले स्टेप में क्या किया है, पहले स्टेप में रिवेट का डाया निकाला है, रिवेट का व्यास निकाला है। तो 19.13 आ रहा है। तो यह लगभग हम लोग कितना ले लेंगे, देखिए जो हमारे मार्केट में रिवेट मिलता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 19.13 आया तो मार्केट में यहाँ इसमें कितना मिलेगा, 20 का मिलेगा, ठीक है। कितने mm का मिलेगा, 20 mm का मिलेगा मार्केट में। अब इसको 20 mm हमने ले लिया डी। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो हम इसको कैलकुलेशन पार्ट के लिए क्या करेंगे, ग्रास डाया निकालेंगे। तो ग्रास डाया निकाल लो। ग्रास डाया क्या हो जाएगा, ग्रास डाया हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए कितना होगा, 20 है। तो भैया 20 के लिए क्या होगा ग्रास डाया, भाई बताओ, 20 प्लस 1.5, ठीक है। 20 प्लस 1.5, तो 20 एक 21.5, यह mm हो जाएगा आपका ग्रास डाया, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करते हैं कि इसमें पिच की लंबाई जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। पिच की लंबाई देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए अब यहां पर लिख लें कि पिच की लंबाई, पिच की लंबाई। अब पिच की लंबाई निकालने के लिए मैंने बताया था कि वहां पर किसकी वैल्यू निकालोगे आप, पीएस और पीबी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो पीएस और पीबी की वैल्यू निकाल लो फटाक से, दोनों में जो कम होगा उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे पीटी से, ठीक है। किससे कर देंगे, इक्वेट, इक्वल कर देंगे पीटी से। तो पीएस निकालो, इसमें क्या होगा, पीएस इक्वल टू π/4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू एफ एस। इसमें पुट कर दो π/4 इंटू डी हमारा दे रखा है 21.5 ग्रास डाया स्क्वायर इंटू एफ एस। एफ एस कितना दे रखा है, एफ एस आपका दे रखा है 90, क्वेश्चन में 90। तो मल्टीप्लाई कर लो फटाफट जल्दी से, 90 न्यूटन दे रखा है ना, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यह आंसर आएगा आपका पीएस कितना आएगा, पीएस आएगा आपका 32,670, ठीक है। 32,670 न्यूटन, या फिर इसको 32.67 किलो न्यूटन कह सकते हैं, ठीक है। 32 किलो न्यूटन, 67 किलो न्यूटन, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पीबी, पीबी निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा डी टी एफ बी। डी हमारा रखेंगे क्या, 21.5 इंटू 10 और उसके बाद इंटू 270। 10 क्यों रखे हैं, टी है, और एफ बी क्या है 270 प्रतिबल, ठीक है। तो यह कैलकुलेशन करें फटाक से, तो इसका आंसर लिखे भैया फटाक से, आपका आ जाएगा 58,050 न्यूटन, ठीक है। अब ये हो जाएगा 58.05 किलो न्यूटन, समझ में आया। अब बात ये आप देखेंगे इन दोनों में जो कम होगा, कम कौन सा होगा, कम कौन सा होगा भाई, पीएस लिख लो, यहां पर चाहे लिख लो कि पीएस एंड पीबी, पीएस एंड पीबी में जो न्यूनतम हो, ठीक है। अब कौन सा न्यूनतम है भाई, पीएस, उसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे किससे, पीटी से, समझ में आया। क्या कर देंगे, उसको इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे किससे, पीटी से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसलिए पीएस इक्वल टू पीटी, किसके लिए, पिच के लिए। अब आ जाइए आगे नेक्स्ट स्टेप में। अब यहां पर जो है पीएस का वैल्यू रख दो, पीएस का वैल्यू रख दो, रखो भाई फटाक से, पीएस का वैल्यू रखो आप, आएगा आपका ऊपर आया था 32.670, ठीक है, इक्वल टू पीटी आपका जो हो जाएगा, ये क्या होगा, पीटी, पी माइनस डी, ठीक है, पी माइनस डी इंटू टी एफ टी। इसमें वैल्यू को पुट कर दो भाई फटाक से,
पी हमारा यहाँ पर पी ही रहेगा, डी हमारा 21.5 हो जाएगा और इंटू 10 और 10 हो गया और 10 इंटू 150 हो जाएगा एफ टी। और ये कैलकुलेशन में आएगा आपका, इधर आ जाएगा, इसको पूरा का पूरा उठाकर इधर लेकर आइए तो 1500 हो जाएगा। तो 32,670 इक्वल टू 1500। ठीक है, पी माइनस 21.5। ठीक, अब डी को इधर कर दो माइनस में, तो 32,670 अपान 1500 और यहां पर प्लस में हो जाएगा 21.5। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पी माइनस डी है ना, ठीक है ठीक है। हम्म, अब इससे डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा भाई डिवाइड करेंगे तो, डिवाइड कर दो 21.78 और आपका ये आ जाएगा प्लस 21.5, ये ऐड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पी इक्वल टू आएगा, इधर जाएगा ये ऐड हो जाएगा ना, तो पी इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 43.3 mm। कितना हो गया भाई ये 43.3। इसमें भी कुछ अलग है, देखिएगा अभी क्या कलाकारी है मैं बता रहा हूं। अब ये देखो पिच निकल कर कितना आया है 43.3। ठीक है, चेक करो चलो इसको पिच सही है कि नहीं। मिनिमम पिच कितना होता है स्पेसिफिकेशन में, मिनिमम पिच, मिनिमम पिच कितना होगा, ठीक है कितना होगा भाई बताओ, मिनिमम पिच 2.5 डी, 2.5 डी क्या होगा, डी क्या होगा रिवेट का व्यास होगा, या 20, यही गलती यहां मत करना, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 mm। अब ये 50 mm मिनिमम आ रहा है और आंसर कितना आ रहा है आपका 43, कम है ना, फेल हो जाएगा इसमें भाई, ये फेल हो जाएगा आपका। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या लेंगे 50 ही ले लेंगे। तो यहां लिख लो कि डिजाइन के लिए, डिजाइन के लिए अभिकल्पन के लिए 20 mm डाया का रिवेट और 50 mm पिच, ठीक है, रखने पर, तो यह जो है हमारा डिजाइन आएगा। तो 20 mm डाया और 50 mm पिच। तो यहां पर जब भी इस तरह से आपको करना पड़ेगा ना रिवेटिंग, ये देख रहे हो ये, अब यहाँ पे लोड दिया होता नंबर ऑफ रिवेट भी निकल जाता, लेकिन दिया नहीं है। तो ये मान लो एक प्लेट है और इस पर दूसरा प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, ये, तो ये जो एक प्लेट और दूसरा प्लेट लगा हुआ है तो इस पर जो है ये अटैच हो जाए। ठीक है, समझ में आया, इस तरह से। ठीक, पूरा का पूरा, और ये सेंटर लाइन, इसके सेंटर से इसके सेंटर के जो बीच की दूरी होगी वही पिच होगा, क्या होगा पिच होगा। क्लियर, चले, आई होप ये समझ में आया होगा। और यही हमारा पिच होगा जो ना, यही 50 mm होगा। एक मिनट भाई, ये 50 mm होगा और इस पर जो रिवेट डाया लगेगा वो 20 mm का लगाएंगे। क्लियर, ये डिजाइन कर दिया गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और प्रैक्टिस करिएगा जरूर आप लोग, ठीक है, इसी तरह कॉन्सेप्ट लेकर, और फालतू में एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट से मत जाइए। इसी तरह से आएगा नॉर्मली आपका क्वेश्चन, मैं कभी कराऊंगा क्वेश्चन सोल्यूशन पेपर का, तो समझ में आ जाएगा। चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं, ठीक है, और आपका जो अब नेक्स्ट वीडियो है क्वेश्चन का, वो कल मिल जाएगा। ओके, बाय बाय सभी लोग को।